पिछले लगभग 10 सालों से देश में बहुत कुछ बदल रहा है। आप महिला अधिकारों का भविष्य इस देश में क्या देखती हैं? जेंडर स्पेसिफिक शब्दों में मैन ही आता है, कहीं भी विमेन नहीं आता। बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज में बोलते हैं। शुरू में मैं पर्सनली ले लेती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने को एक नारा था, लेकिन उसने इंडिया का स्वरूप बदल दिया। मैं फाइलों में काम करने में विश्वास नहीं रखती। मैं विश्वास रखती हूँ कि आप ग्राउंड पे चेंज लाएं और उस चेंज को आप देखें, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में जब तक महिलाएं नहीं होंगी, महिलाओं की बात नहीं रख पाएंगी वो वहाँ पे। कि अगर रेप हुआ है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक पिल होती है, वो तक नहीं देते हैं और उसको उम्र भर सहना पड़ता है। जो आईओ होता है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वही एक केस को बनाता है या बिगाड़ता है। ये बहुत चैलेंजिंग है कि आईओज को हम ट्रेंड करें कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम नवचेतना में। साथियों, महिलाओं का जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। महिलाओं ने सदैव ही अपने ज्ञान और अपने कौशल से स्वयं को उत्तम प्रमाणित किया है। वे मीराबाई की भक्ति हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति भी। वे प्रकृति हैं तो नियति भी। वे संविधान सभा में संविधान को आकार देती हुई नीति हैं तो यूएनओ में सुषमा स्वराज की अभिव्यक्ति भी। और यकीन मानिए, आज इस देश की नियति भी। और महिलाओं के इन तमाम व्यक्तित्वों को पहचान देने का एक प्रयास भर है हमारा यह कार्यक्रम नवचेतना। नवचेतना में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी, जो पिछले लगभग 9 सालों से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन के रूप में इस देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद शिवम। जैसा कि पहला सवाल आपका परिचय आपसे पूछ लेता है, वो ये है कि जब कोई महिला किसी आसन पर पहुंचती है, बहुत कठिन परिश्रम के बाद किसी चेयर पर पहुंचती है, तो समाज को ये आदत है कि वो महिलाओं को चेयरपर्सन नहीं बोलता, चेयरमैन बोलता है। और चेयर वुमेन का सफ़र तो मैम कब तक तय होगा, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं। इस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे 9 साल हो गए और 2 साल मैं आपको करेक्ट करते हुए बोलती हूँ कि 2 साल मैं मेंबर थी और 7 साल से चेयरपर्सन हूँ। इस दौरान मैंने बहुतों को ये सुधारा है कि आप चेयरमैन मत बोलिए, लेकिन अफसोस है कि आज भी बहुत ऊंची स्थान पर बैठे हुए लोग जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चेयर पे बैठे हैं, आज भी चेयरमैन बोलते हैं। मैं तो यहाँ तक सोच रही थी कि हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखें कि ये चेयरमैन शब्द हटा देना चाहिए और कुछ ऐसे शब्द हैं जो जेंडर स्पेसिफिक हैं जी। और उन जेंडर स्पेसिफिक शब्दों में मैन ही आता है, कहीं भी विमेन नहीं आता। तो वो जितने भी ऐसे शब्द हैं उनमें पर्सन होना चाहिए। मैन और विमेन का बहुत पुराना ये चलती आ रही है। मुझे लगता है हम जब जेंडर फ्री सोसाइटी की बात करते हैं तो ये मैन विमेन हटाकर हर जगह पर्सन होना चाहिए। जी, तो रेखा जी, आपने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक बहुत लंबा कार्यकाल आपने पूरा किया है। बहुत से कार्यों को आपने महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किया है। ऐसा कौन सा कार्य है जो पर्सनली आपको बहुत पसंद आया होगा करते समय? मैंने बहुत सारे चेंजेस लाए एनसीडब्ल्यू में, और जैसी मेरी आदत है मैं खाली नहीं बैठ सकती और केवल कंप्लेंट्स पे काम करना, जो पहले ही जाना जाता था राष्ट्रीय महिला आयोग, मैंने उसको बदलने की कोशिश करी। लेकिन मेरे दिल के जो नज़दीक है सबसे ज़्यादा, वो कोरोना के टाइम हमने एक हेल्पलाइन बनाई थी जो एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए थी। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थी और इतने बड़े देश में अगर नंबर देखा जाए तो बहुत कम था जिनको हम हेल्प कर पाए। जी। लगभग 1000 महिलाएं, 990 के करीब महिलाएं थी जिनको हम उस जगह से वापस लेके आए जहाँ से लोग वापस लौटे नहीं उस दौरान। जी। और उस 990 को मैं 990 नहीं गिनती, डबल गिनती हूँ, क्योंकि वो एक्सपेक्टेंट मदर्स थी। जी। हमने उतने लोगों को बचाया ही नहीं, उनको, मुझे लगता है उनके बच्चों को ज़िंदगी दी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती थी कि एक ग्रुप था जो हमने बनाया था जो 24 घंटे काम करता था उस हेल्पलाइन में। व्हाट्सएप ग्रुप था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जब वो माएँ अपने बच्चों की फ़ोटो हमसे शेयर करती थी कि आपकी वजह से आज मैंने ये दिन देखा या ये आज ये बच्चा देखा,
वो बहुत खूबसूरत पल होते थे। हमारी पूरी कमीशन की हम सेलिब्रेट करते थे एक तरह से, जब एक बच्चे की फ़ोटो आती थी। और अभी भी आप अगर मेरे चेहरे को ठीक से देखो तो जी। वो रंग ऊपर नीचे होता है जब मैं वो महसूस करती हूँ वो खुशी। मुझे लगता है वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक था वो काम। तो रेखा जी, आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप इस नंबर को 5 या 6 से मल्टीप्लाई इसलिए कीजिए क्योंकि ये फिर 900 परिवार की बात हो जाती है। जी, जी, बिल्कुल, ये परिवारों की बात थी और हमारे समाज की बात थी। ये मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जिन्होंने मेरे ख़्याल से इस शहर में सारे हॉस्पिटल देख लिए होंगे, सब जगह वो पहुँच चुकी होंगी और वो हेल्प नहीं मिली थी उनको। जी। तो उनको हेल्प करने के लिए चाहे मुझे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को फ़ोन करना पड़ा था, वहाँ तक हम पहुँचे थे उनको हेल्प करने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत सीरियस कंडीशन में जो महिलाएँ थीं उनको हम वापस ला पाए और उनके बच्चों को भी इस संसार में ला पाए। जी। तो बहुत से चैलेंजेस आपने ज़रूर उस समय फेस किए होंगे। मैं जानना चाहता हूँ आपके पूरे 9 साल के कार्यकाल के दौरान बहुत से ऐसे चैलेंजेस आए होंगे जो एक महिला के नाते आपने फेस किए होंगे। बहुत सारे, और आज भी फेस कर रही हूँ। सबसे बड़ा जो चैलेंज है मुझे वो सोशल मीडिया पे दिखता है जी। और वो ट्विटर पे दिखता है। जी। जो पुरुष ये कहते हैं कि पुरुष कमीशन या महिलाओं की ही हेल्प क्यों करती हो, मतलब वो बिना जाने कि हमारा मैंडेट क्या है। और बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज में बोलते हैं। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि मैं पर्सनली ले लेती थी और डिप्रेशन में भी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है वक्त आपको कठोर करता रहता है और आप सीखते रहते हो सहना भी। किसी भी पोजीशन पे जब आप पहुंचते हो, सबसे बड़ी जो आप सीख है वो आप सहना सीखते हो जी। और आप क्रिटिसिज्म को सहना सीखते हो, क्योंकि आप जब काम कर रहे हो आप अपना बेस्ट दे रहे हो और वहीं बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करने के लिए। और ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ खुलेआम आप गाली दे सकते हो। जी। तो वो गालियाँ खाना भी जो सीखा है, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मुश्किल काम था। आंसरेबल जहाँ जहाँ पे थी वो बड़ा इजी होता है। आप अपने काम को जानते हो, आप रिप्लाई दे सकते हो, आप आंसर दे सकते हो, आप सरकार को बता सकते हो आपने क्या किया, या अगर गलत किया तो उस पर आप क्रिटिसिज्म भी सह सकते हो। लेकिन वो व्यक्ति जो समझता नहीं है आपके काम को और वो आपको एब्यूसिव लैंग्वेज में लिख रहा हो, जी। और वो सहना बड़ा मुश्किल होता है। तो रेखा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपके साथ काम करने का एक अवसर मिला है। आप ऑफ़िस से ज़्यादा फ़ील्ड में होती हैं। आप महिलाओं के मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाली, मैं कहूँगा कि जो कुछ पहले लोग होते हैं चंद, उनमें आपका नाम शामिल होता है। आपको क्या मोटिवेट करता है आपके जीवन में कि आप इतना काम कर पाती हैं? मैं कहूँगी कि मैं बचपन से इस काम की तलाश में थी। जी। काम ने मुझे नहीं तलाशा, मैंने काम को जी। तलाशा है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी जहाँ मैं कुछ बदलाव ला सकूं समाज में। और जब तक आप ग्राउंड पे जाकर पर्सनली काम नहीं करते, आप ऑफिस में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। मैं फ़ाइलों में काम करने में विश्वास नहीं रखती। मैं विश्वास रखती हूँ कि आप ग्राउंड पे चेंज लाएं और उस चेंज को आप देखें, महसूस करें, और वहाँ जहाँ पे भी कमी महसूस होती है वहाँ आप अपनी पूरी कोशिश करें कि उस कमी को दूर कर सकें। इसलिए ग्राउंड पे जाना ज़रूरी है। जो मैं कह रही हूँ, मैं बचपन से, तो मैं राजनीति में इसीलिए आई थी कि मैं जो गलत काम देखती हूँ समाज में, उस गलत काम को ख़त्म कर सकूँ, उसको ठीक कर सकूँ। लेकिन बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा यहाँ तक जहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ ठीक काम कर सकूँ। और उस दौरान में आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जी। आप बिना सहे यहाँ तक नहीं पहुँचते हो। और ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने हमेशा 3 साल लेके चला है कि मैं 3 साल के टेन्योर के लिए हूँ। इन 3 सालों में अगर मैं 2 दिन भी घर बैठ जाती हूँ तो मेरे 3 साल में 2 दिन कम हो जी। जाएंगे। तो मैं एक-एक घंटा, मेरे टेन्योर में बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन आज भी मैं या तो ऑफिस होती हूँ या फील्ड में होती हूँ। जी। तो यही दिखाता है कि मुझे लगता है समय कम है। आज मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं 60 इयर्स की हो गई हूँ और मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मतलब एक विराम नहीं लगता कि अब पूर्ण विराम या विश्राम जो बोलते हैं, जी। विश्राम वाली स्थिति नहीं है। जी। मेंटल स्थिति नहीं आई वो जहाँ विश्राम वाली हो। जी। तो मैं एक चीज़ यहाँ आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप फील्ड में होती हैं, आप बहुत सी कहानियाँ देखती होंगी, बहुत से ऐसे बदलाव देखती होंगी जो आपके कारण समाज में आए। ऐसा कोई किस्सा आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे मुझे लगता है
मैं जैसे शुरू करूं, अगर मेंटल हॉस्पिटल में अगर हम जाएं, मैं बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स में गई हूँ और वहाँ मैंने देखा है महिलाएं ठीक भी हो जाती हैं तो हम उनको घर नहीं, मतलब घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं वापस। ये चाहे मेंटल हॉस्पिटल हो, प्रिजन्स हो, ये सब जगह मैंने उन औरतों को मेरे गले लगते रोते मुझे घर वापस भेज दो। ऐसे ही एक महिला मुझे मुर्शिदाबाद की उसमें मेंटल हॉस्पिटल में मिली जो ठीक हो गई, और लेकिन ठीक होने के बाद उसे याद आया कि उसकी एक बच्ची थी, और मतलब बच्ची पैदा हुई थी लेकिन कहाँ गई उसको नहीं याद था। और इस पूरे दौरान जब वो मेंटल हॉस्पिटल में थी वो कोई बता नहीं रहा था कि उस बच्ची को कहाँ उन्होंने दे दिया। तो मैंने बहुत सारे प्रयास किए सरकार के साथ, मैंने हॉस्पिटल के साथ। फाइनली कुछ महीनों बाद उस बच्ची का पता चला, और वो बच्ची अडॉप्टेड थी बहुत अच्छी फैमिली में। लेकिन उस टाइम फिर ये प्रॉब्लम हुई कि उसको वापस दिलाएं या बच्ची अच्छे से पल रही है। फिर भी माँ का पहला राइट होता है बच्चे पे, तो हमने उस बच्ची को उस माँ तक पहुँचाया। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत पॉजिटिव स्टोरी थी। ऐसे ही मैं एक वन स्टॉप सेंटर में गई जहाँ एक महिला बहुत बुरी तरह से पिटी हुई थी, और उसको मैंने कहा कि ये किसने मारा है, तो उसने कहा मेरे पति ने मारा है। तो मैंने कहा तुमने जेल में क्यों नहीं बंद कराया, नाम बताओ, अभी मैं पुलिस को बोलती हूँ पकड़ के लाओ। तो बोलती नहीं मैडम, अगर उसको पकड़ लिया जाएगा तो फिर मेरा घर बार कौन देखेगा, मुझे कौन खाना खिलाएगा, बच्चों को कौन देखेगा। और ये एक महिला बहुत कुछ इसलिए सहती है कि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं होती या बच्चों को पालने की जगह नहीं होती। तो उसको मैंने सिर्फ एक शब्द कहा कि तुमको काम मैं दिलाती हूँ, तुम नाम बताओ। तो उसने बोला हाँ, फिर उसको बंद करा दो। मतलब आप ये देखिए कि जब हम एक महिला को काम कराने की बात करते हैं तो वो अपनी सारी शक्ति बटोर के वो लड़ने को तैयार होती है। और उसने फिर उसके अगेंस्ट शिकायत भी की और उसको पकड़ा भी गया, वो व्यक्ति पकड़ा भी गया। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो छोटी छोटे चेंजेस समाज में मैं ला पाई। मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े चेंजेस तो ला ही रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ स्कीम्स बन रही हैं, वो भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे हम ये एक चेंजेस छोटे छोटे लाते हैं तो वो बहुत खुशी देते हैं। मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि जब अंतिम पायदान पर खड़ी कोई महिला है और उसका कोई हाथ थामने वाला अगर है, और वो अगर विशेषता कोई महिला है, आप हाथ थामिए, काम करने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल। आपका काम जब हम देखते हैं तो आपके व्यक्तिगत आपका एक रूप रहा होगा, उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, आप बहुत सी जगहों पर रही होंगी, कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, आई थिंक जो भी मैं आज हूँ वो क्योंकि मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। आई वॉज जस्ट 20 व्हेन आई गॉट मैरिड। वो उम्र वो होती है जो सीखने की होती है, और आप कच्चा घड़ा जिसको बोलते हो वो उसी उसमें होता है, और आप सीखते रहते हो, इम्बाइब करते रहते हो जो जो चीज़ें एनवायरनमेंट से सीखते हो। और इन्फेंट्री ऑफिसर की वाइफ होने के कारण मैं बहुत अकेला रही, और उसने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। बच्चे अकेले पाले, मैं स्कूटर की सर्विसिंग से लेकर कार की सर्विसिंग तक खुद कर लेती थी। मैं घर में कारपेंटर का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, सब कर लेती थी। दुनिया भर में हम गए हैं, झोंपड़ी से लेकर एक बंगलो तक रहे हैं। तो आपको वो सिखाता है हर चीज़ मोल्ड होना, कि अगर आप एक हट में रह रहे हो तो कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप बंगलों में रह रहे हो तो कैसे स्टाफ को मैनेज करना है। तो एक बहुत लंबी जर्नी होती है आर्मी ऑफिस। आप बहुत कुछ सीखते हो, और वो जो मैंने सीखा है ना वो आज मुझे काम आ रहा है, क्योंकि मैं इस चेयर पे बैठकर भी बहुत सारे लोगों को मिल रही हूँ, तरह तरह के लोगों को, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में सरकार के ऑफिसर्स को मिलना हो, या मिनिस्टर्स को मिलना हो, या फिर गांव में देहात में जाकर महिलाओं को मिलना हो। वो सारे मेरी जितनी भी मैंने आर्मी ऑफिसर की वाइफ की तरह सीखा वो आज यहाँ पे भी काम आता है। अनुशासन तो ज़रूर ही ज़िंदगी में जुड़ जाता होगा जब आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। मेरा अनुशासन मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस वालों को भी बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि मैं हर रोज़ अटेंडेंस चेक करती हूँ, कौन कितने बजे एंटर किया है, और अगर मैं 6 दिन के टूर पे हूँ तो 6 दिन पिछला चेक करती हूँ। और टाइम पे आना मुझे बहुत भारी पड़ता है, और आज तक मैं वो आदत नहीं बदल पाई हूँ, क्योंकि मैं कई प्रोग्राम्स में ऑर्गेनाइज़र से भी पहले पहुँच जाती हूँ।
क्योंकि मुझे अगर कहा है कि आपने 7 बजे आना है तो मैं 7 बजने में 5 मिनट पे हर हालत में, और कई बार बाहर पहुंच के कार में वेट करती हूँ कि मुझे थोड़ा और लेट जाऊं ताकि मैं जल्दी ना पहुंचूं। आयोजक अपनी तैयारी पूरी कर सके। हाँ, तो ये भी एक गंदी आदत है मुझे लगता है, स्पेशली राजनीति में। इसके कारण मैंने बहुत सहा है राजनीति में कि आप जल्दी जाओ तो आपको दरियां भी बिछानी पड़ती हैं क्योंकि आप जल्दी जा रहे हो। तो ठीक है, लेकिन ये आदत बदली नहीं मेरी अभी तक। आप जब इतना बाहर रहती हैं, इतना आप काम करती हैं, आप परिवार के लिए या मैं कह लूँ स्वयं के लिए समय कैसे निकाल पाती है? मुझे ये नहीं समझ आता जो लोग कहते हैं कि समय की कमी है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जी। बहुत होते हैं। मुझे 5 से 6 घंटे सोने में की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मेरे पास टाइम होता है कि मैं फैमिली को भी देखूं। मेरी 2 डॉटर्स हैं, उनको भी समय दूं। हाँ, उनका उनका वो है कि वो मेरे से लगी रहती हैं कि आपके पास समय नहीं है। ये बच्चों को कहने का हक होता है। जैसे मेरी छोटी डॉटर है, वो एक्सपेक्ट कर रही है तो मुझे उतना समय नहीं दे पाती हूँ। फिर बच्चे समझते हैं कि माँ काम कर रही है और वो प्राउड भी फील करते हैं। अगर कोई भी मदर इस कारण से टाइम नहीं दे पाती बच्चों को कि वो कुछ कर रही है अपनी ज़िंदगी में, अपने सपने पूरे कर रही है, तो मुझे लगता है बच्चे सीखते भी हैं इससे अपने सपने पूरे करने, और साथ ही साथ वो प्राउड भी फील करते हैं। वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है बच्चों के मन में। जी। तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन मैं अपने, जैसे मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, और कोरोना के डेज़ में, लॉकडाउन में काफ़ी समय मिलता था, मैं बहुत रिवाइव किया मैंने पेंटिंग। मुझे बेकिंग अच्छी लगती है, मैंने रिवाइव करा बेकिंग। रेखा जी, सभी बच्चों के लिए अपनी माएँ स्पेशल होती हैं, लेकिन आप क्योंकि समाज के लिए भी स्पेशल हैं, आपको कब लगा कि अब आपके बच्चे आप पर गर्व करने लगे हैं? वो पहला कोई वाक़या अगर आपको याद आता हो? मुझे लगता है हमेशा से गर्व करते थे, क्योंकि मैं घर में कभी बैठती नहीं थी, पार्टी के काम से बाहर ही रहती थी। कई बार मेरी बच्चियों ने अपने फ्रेंड्स की मदर्स को ये कहते सुना है कि ये इनकी मदर घर नहीं बैठती है या ये समय नहीं देती है, और उन्होंने आके मुझे कहा भी है कि उसकी माँ, लेकिन उन्होंने उनको जवाब भी दिया है कि मेरी माँ काम करती है, वो जाती है। मैंने जी। बहुत सारे जॉब्स भी किए, मैंने बहुत ट्रेनिंग्स, मैंने बहुत सारी कोर्सेज़ किए इस दौरान। मैं कभी भी घर तो बैठी नहीं। तो अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो कोर्सेज़ कर रही हूँ, अगर मैं पार्टी में ख़ास काम नहीं है तो मैं बहुत साल तक मैं स्टॉक मार्केट में भी अपना ट्रेडिंग करती रही। उसको भी सीखा मैंने। मेरे को फाइनेंशियली बिल्कुल पता नहीं था, फाइनेंशियल वर्ल्ड का नहीं पता था, लेकिन आज मुझे कहें तो मैं ट्रेनिंग खुद लोगों को भी दे सकती हूँ। तो जो भी नई चीज़ मुझे सीखने में मिलती थी वो मैं सीखती थी, और मुझे मज़ा भी आता था। एंड माई चिल्ड्रन ऑलवेज फेल्ट दैट आई फेल्ट दैट दे वर प्राउड ऑफ मी एंड दे आर प्राउड ऑफ मी। जी। तो रेखा जी, क्योंकि ये समय बदलाव का समय है, पिछले लगभग 10 सालों से देश में बहुत कुछ बदल रहा है। आप महिला अधिकारों का भविष्य इस देश में क्या देखती हैं? मैं इस देश में महिला और पुरुष अधिकारों की बात से ऊपर देखती हूँ। मैं एक जेंडर फ्री सोसाइटी देखती हूँ, जहाँ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के आधार पर बात होगी। ये महिला है या ये पुरुष है इसलिए इसको ये जॉब मिल रहा है, ये महिला है या ये पुरुष है इसलिए ये चुन के आ रहा है, या ये महिला है या पुरुष है इसलिए ये इस गद्दी पे बैठा है। ये नहीं होगा। जी। आने वाले समय में महिलाओं को भी वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और परिवार में भी वैसे ही बच्चियों को पाला जाएगा। आज भी समय बदल रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन मैं आने वाले 10 सालों में ये जेंडर फ्री सोसाइटी देखती हूँ। जी। और मैं महिला और पुरुषों की बात नहीं करती, मैं थर्ड जेंडर की भी बात जी। करती हूँ। मैं सभी, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हैं या महिला है या पुरुष हैं, सभी के समान अधिकार, समान अपॉर्चुनिटीज, समान एजुकेशन, ये देखना चाहती हूँ। और मुझे लगता है ये समाज खुद ही बदलाव लेके आएगा, जी। परिवार खुद ही बदलेंगे अब। जी, स्थिति सुधार के लिए बहुत से कार्य किए ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी हाल ही में कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी पॉलिसी सरकार ने बनाई हो जो इस परिवर्तन को और अधिक गति प्रदान कर सकेंगे? पिछले 10 साल में हमने देखा कि सरकार ने एक एजेंडा बना लिया कि विमेन लेड एम्पावरमेंट को जी। लेके आएंगे। विमेन एम्पावरमेंट में नहीं बात की उन्होंने, विमेन लेड जी। एम्पावरमेंट की। और अगर आप इकोनॉमी में देखें तो सरकार ने फाइनेंस मिनिस्टर
एक महिला को बनाया जो पहले कभी नहीं था। डिफेंस मिनिस्टर की अपॉर्चुनिटी एक महिला को दी जो पहले कभी नहीं थी। तो सरकार ने महिलाओं के ऊपर वो सभी भार दिया या उनको अपॉर्चुनिटी दी उस एरियाज़ में जहाँ पहले नहीं होती थी। जब भी एक महिला पे रिलाई किया जाता है तो वो उसको पूरी तरह निभाती है, और ये सरकार ने पहली बार किया। फिर आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स देख लें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। कहने को एक नारा था, लेकिन उसने इंडिया का स्वरूप बदल दिया जहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात होती है। हरियाणा जैसे गांव-गांव में जहाँ बच्चियों को मारा जाता था, वहाँ पे नेम प्लेट में बेटियों के नाम लिखने जी। लगे। तो ये कितना बड़ा बदलाव है कि जी। जहाँ आप बच्चियों को कोख में मारते थे, वहाँ अपनी बच्ची का नाम नेम प्लेट पे सेल्फी विद डॉटर हरियाणा से ही शुरू हुआ। वो प्रदेशों में अगर हुआ है तो नीचे नीचे आप दूसरी जगह, साउथ में तो हमेशा से मुझे लगता है बच्चियों को अधिकार मिलते थे, अब बेटर हुए हैं। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, अगर एमएसएमई में देखें, लोन में महिलाओं को ज़्यादा लोन, स्टार्टअप्स में ज़्यादा महिलाएं आई हैं। अगर आप बैंक अकाउंट्स देखिए तो ज़ीरो बैलेंस पे महिलाओं के जब बैंक अकाउंट खुले और उनको सीधे उनकी पेंशन स्कीम्स हों या मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत जो पैसे जाने हों, सब कुछ उनके पास डायरेक्टली जाने लगा। तो महिलाओं को अब आज अगर हम बात करें कि 33% जो मैं कहती हूँ कि 33%, हम 50% हैं तो 50% मिलना चाहिए हमको। जी। लेकिन फिर भी शुरुआत हुई पॉलिटिकल उसमें भी कि असेंबली में और जी। लोकसभा में आप 33% देंगे, कम से कम शुरुआत हुई। महिलाएं 50% अपने आप लेना सीख जाएंगी, और उसकी तैयारी के लिए हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए कि हम महिलाओं को तैयार करें जो असेंबली में जा सकें, लोकसभा में जा सकें और अपनी बात रख सकें। उनके हस्बैंड्स ना उनकी तरफ से काम करें, वो खुद काम करें। तो इसलिए मुझे लगता है सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे काम किए। अब बात अगर हम करें समाज की, तो समाज को करने की ज़रूरत है। अगर कहीं कमी है तो हमारी सामाजिक सोच जो है उसको बदलने की बात है। तभी वो चीज़ जो हम सपने बुनते हैं कि जेंडर फ्री सोसाइटी होगी, वो तभी होगी जब समाज और परिवार बदलाव लाएंगे। जी, जहाँ आज पूरा विश्व महिलाओं के विकास की बात करता है, जैसे कि आपने बताया, भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। भारत आज सामाजिक बदलाव कर रहा है, आर्थिक बदलाव और राजनीतिक भी, जैसा कि आपने कहा। रेखा जी, देश अभी अभी चुनाव की प्रक्रिया से होकर गुजरा है। हालांकि आपने आरक्षण की बात कर ही दी है, मगर ऐसे और क्या कार्य किए जा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति राजनीति में और बेहतर हो? सबसे पहले मिनिस्ट्रीज़ में ज़्यादा महिलाओं को मिनिस्टर बनाए। जी। मुझे मालूम है जीत कर अभी उतनी महिलाएं नहीं आ पाती हैं जितनी आनी चाहिए, लेकिन जो भी आई हैं ज़्यादा मिनिस्ट्री, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में जब तक महिलाएं नहीं होंगी, महिलाओं की बात नहीं रख पाएंगी वो वहाँ पे। पुरुष वहाँ पे नहीं रखेंगे महिलाओं की बात, रखते हैं लेकिन उस तरह से नहीं सोचते, अभी भी खंभीर नहीं है। तो ज़्यादा महिलाओं को पार्लियामेंट में आए और ज़्यादा मिनिस्टर्स बने महिलाएं, मुझे लगता है तभी ये बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद पॉलिसीज स्कीम्स बनाने के कोई कमी नहीं है, आप बनाते रहिए। फिर भी अगर आप धरती पे उनको नहीं क्रियान्वित कर सकते या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कुछ कमी है, इम्प्लीमेंटेशन बेटर करना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं को ज़्यादा देनी पड़ेगी। रिजर्वेशन की बात नहीं है कि अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी रिजर्वेशन की आप उनको तैयार करिए ताकि वो compete कर सकें। और महिलाओं को हमेशा ज़्यादा काम करना पड़ता है पुरुषों से अपने आप को उस जगह पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है इवन इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स अगर महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में हों, ऊपर हों, तभी सीईओ पोजीशंस पे जो बोलते हैं वहाँ हो तो बदलाव ज़्यादा आएगा कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी। रेखा जी, आपकी बात सुनकर एक बात मुझे याद आती है। मैंने कहीं पढ़ा था, संविधान सभा में जब संविधान आकार ले रहा था और महिला रिजर्वेशन की बात संविधान सभा में आई, तो सारे पुरुषों ने एक मत से कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो 15 संविधान बनाने वाली महिलाएं थीं, बिल्कुल आप ही की तरह उन्होंने कहा कि हमें पुरुषों से कुछ भी अधिक नहीं चाहिए, मगर हम पुरुषों की अपेक्षा कुछ भी कम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे समाज को अगर हम बदलने की बात करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं कि सब कुछ है, संविधान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। भारत एक ऐसा देश था जो संविधान बनने के
टाइम ही हमें इक्वालिटी दी थी, इक्वल राइट्स दिए थे। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये नहीं था। वोटिंग राइट्स भी नहीं थे बहुत बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज में भी महिलाओं को। जब हमारा संविधान बना तो सब कुछ इक्वल था। लेकिन समाज के आज भी अगर हम नहीं बदल पाए तो उस टाइम तो कितनी बड़ी बात थी। अगर वो महिलाएं वो बात कह पाई तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि महिलाएं कह भी नहीं पाती थी उस जमाने में, आज भी कहीं नहीं कह पाती हैं। तो अभी मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ हम अगर ये बीड़ा ले लें कि हम अपने परिवार में इक्वालिटी, समाज किससे बनता है, एक एक परिवार से बनता है ना, हम ये सोच लें कि हमारे परिवार में इक्वालिटी होगी तो फिर सब कुछ ठीक है, फिर समाज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम अपने बच्चों को, लड़कों को सिखाना शुरू करें कि कैसे इक्वालिटी हम दी नहीं जाती, वो देने वाले नहीं है, हम है इक्वल, उसको सह लें कि हाँ वो इक्वल है, तो मुझे लगता है समाज बदल जाएगा। रेखा जी, आप तो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का, क्या मैं कहूँगा कि देश के एक बहुत बड़े तबके का नेतृत्व कर रही हैं, मगर मैं चाहूँगा आप उन महिलाओं को कोई अगर सलाह देना चाहें जो किसी भी फील्ड में अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं या करना चाहती हैं। देखिए, जो कर रही हैं वो बेटर करें, वो उसके लिए सलाह हो सकती है। जो कर रही हैं तो मैं तो उनसे भी सीखती हूँ, मैं क्या उनको सलाह दूंगी, क्योंकि अपने अपने फील्ड में जो बेटर कर रही हैं उनसे सीखना मुझे, मैं भी रोज़ ही सीखती हूँ। इनफैक्ट मैं कहूँगी मैंने अपने पीए से भी सीखा है जब मैं यहाँ आई हूँ, तो मैं हर किसी से सीखती हूँ। लेकिन जो नहीं कर रही हैं उनको मैं ज़रूर सलाह दूँगी कि आप जो भी कर रही हो, घर में आप परिवार पाल रही हो, बच्चे, आप बड़ों की सेवा कर रही हो, वो तो करनी ही है, और वो लड़कों को भी करनी चाहिए। चाहे बच्चे पालने में या खाना बनाने में लड़कों को भी इक्वली करना चाहिए। आप बाहर ज़रूर निकलें, पैसा कमाने का कोई भी, चाहे स्किल हो वो सीखें, पढ़ाई की है तो ट्रेनिंग लें। आजकल केवल और केवल ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता या मास्टर से कुछ नहीं होता। आप स्किल और ट्रेनिंग दोनों लें और काम ज़रूर करें। आप उतना कमा सकें कि अपना और अपने परिवार का देखभाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप देश के प्रति भी आंसरेबल हैं, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा देश आने वाले समय में एक सुपर पावर बनेगा या हम देश को नंबर 1 पे लाना चाहते हैं इकोनॉमिकली, तो 50% जो पॉपुलेशन है, अगर वो जीडीपी का हिस्सा नहीं बनती हैं तो हम इकोनॉमिकली वो इतना अच्छा नहीं करेंगे जितना करना चाहिए देश को। तो आपका देश के प्रति भी ये राइट्स एंड ये हमारा दायित्व भी है और हमारे अधिकार भी हाँ, हैं। दायित्व भी है आपका कि आप ये काम करें और उस जीडीपी का हिस्सा बने। रेखा जी, राष्ट्रीय महिला आयोग 24 घंटे 7 दिन एक हेल्पलाइन नंबर चलाता है, उस पर किस तरह की कंप्लेन आपको सबसे ज़्यादा मिलती है? हमारे पास हेल्पलाइन तो हमने पिछले 2.5 साल से खोला है जी। लेकिन राष्ट्र महिला आयोग के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और महिलाएं जानती हैं कि राष्ट्र महिला आयोग में कैसे पहुंचा जाए। ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप फ़ोन द्वारा हमारे तक पहुंच सकते हैं, आप वॉक इन कंप्लेंट कर सकते हो। एक हमारी हेल्पलाइन है जो 24 घंटे काम करती है और ये भी कोरोना के दौरान शुरू की थी हमने, और ये 24 घंटे आप सुबह शाम किसी भी छुट्टी वाले दिन आप पहुंच सकते हो। और उसमें SOS कॉल है, तो हमारे जो भी हेल्पलाइन में लोग हैं वो आपको पुलिस तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में काम करते हैं। आपको अगर किसी काउंसलर से बात करनी है, अगर मेंटल प्रॉब्लम है या आपको अपने हस्बैंड को समझाना है या उससे बात करानी है, तो हमारे पास 24 घंटे काउंसलर्स भी होते हैं। हमारे पास राष्ट्र महिला आयोग में अधिकतर कंप्लेंट्स जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस की आती हैं। अगर मैं कहूँ कि 30,000 से 33,000 तक हमारे पास साल में जो कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें से 60% कंप्लेंट्स जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस की हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। उसके बाद है पुलिस एपथी, क्योंकि महिलाएं सबसे पहले पुलिस के पास जाती हैं, वो पुलिस को कंप्लेंट करती हैं और पुलिस जब नहीं सुनती तो हमारे पास आती हैं। तो ऐसी नंबर 2 पे पुलिस एपथी के भी केसेस हैं जो हमें पुलिस के साथ लेने होती हैं। तो जब हम कंप्लेंट्स की बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, अगर महिलाएं घर पे ही सुरक्षित नहीं हैं तो कितना सोच की बात, फिर मैं वहीं पे पहुंचूंगी कि हम मेंटल कंडीशंस जो हैं फैमिली की, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है।
राष्ट्र महिला आयोग सुओ मोटो भी लेता है। जी। हम अखबारों से पढ़कर जिस भी प्रकार की महिलाओं से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो उस पे हम सुओ मोटो लेते हैं और उस पे इंक्वायरीज़ भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैंने मेरे ख्याल से अपने 9 सालों में सबसे अधिक आज तक जो इंक्वायरीज़ हैं मैंने की होंगी देश के हर कोने में पहुंच के। ये ज़रूरी है कि हम महिलाओं को के तक पहुँचे, तो उसमें हम सुओ मोटो केसेस लेते हैं। जी। और आप किस तरह इन समस्याओं का समाधान निकालती हैं जो भी आपको इन हेल्पलाइन के माध्यम से कह लीजिए, ईमेल के माध्यम से कह लीजिए, जो समस्याएं आपको महिलाओं की प्राप्त होती हैं, उनका समाधान आप किस तो तरह से? हमारे पास एक पूरा सेल है, कंप्लेन एंड इन्वेस्टिगेशन सेल, जो इन हेल्पलाइन की कंप्लेंट्स या फिर जो हमारे पास ईमेल्स द्वारा या ऑनलाइन रजिस्टर होती है। हमारा एक सिस्टम है जहां आप जाके ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हो अपनी कंप्लेंट। वो जिस भी प्रकार से आई हो, सीएनआई सेल में पहले स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी में अगर वो मैंडेट में आती हैं कंप्लेंट्स, क्योंकि नॉन मैंडेट कंप्लेंट्स भी हैं हमारे यहाँ, जो मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि जो प्रॉपर्टी मैटर्स हैं हम नहीं लेते, जो सर्विस मैटर है हम नहीं लेते, लेकिन ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं, उसको अलग किया जाता है और मैंडेट कंप्लेंट्स जो होती हैं उन पे काम किया जाता है। फिर हमने स्टेट वाइज सारे मेंबर्स में बांटा हुआ है। उन स्टेट की जिम्मेवारी उन मेंबर्स के पास है और उन मेंबर्स के पास कुछ जूनियर टेक्निकल ऑफिसर्स, कुछ काउंसलर्स काम कर रहे हैं जो उन कंप्लेंट्स पे काम करते हैं। और अगर हमारे लिखने से काम नहीं हुआ तो सुनवाई करते हैं, जिसको हम महिला जन सुनवाई करते हैं या हियरिंग करते हैं। जी। और हम पुलिस को और कंप्लेनेंट को यहीं पे बुलाते हैं और आमने सामने बैठकर उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम 2 पार्टीज़ को भी बुलाते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का ही कोई प्रॉब्लम है और देखते हैं कि बैठाने से सुलझ जाएगा, तो हम दोनों फैमिलीज़ को भी बुलाकर उस पे बातचीत करते हैं, इस काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन ये तब तक जब तक कि वायलेंस ना हुआ हो जी। और ये मेंटल ही उनकी कोई लड़ाई हो, तब तक। अगर हाथ उठा हो या वायलेंस हो तो ये मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ पर हम बीच बचाव करके या लड़की को वापस भेजना वो सब काम नहीं करते। फिर हम पुलिस के द्वारा ही कार्रवाई कराते हैं। आपने बात पुलिस की करी, अभी हाल ही में आपने किताब लिखी है, मैं उस किताब के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पे आई एज अ मेंबर, तो मैंने जैसे आपको बताया मैं बहुत सारी इंक्वायरीज़ में गई। तो जो भी रेप की इंक्वायरीज़ में जब मैं गई तो मैं देखती थी कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है, क्योंकि मेरा ब्रेन बहुत वैसे चलता है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे से चलता है, तो मुझे लगता था इसमें बहुत कमियां हैं। पहले तो वो प्रॉपरली हैंडल नहीं करते, जो विक्टिम होता है उसको ठीक से नहीं, उसको संतावना भी नहीं देते। कई बार मैंने विक्टिम को देखा कि वो बुखार में है और बुखार होते हुए भी उसको ना तो दवाई दी गई। एक छोटी सी चीज़ है जिसके कारण विक्टिम्स इतना सहते हैं कि अगर रेप हुआ है तो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक पिल होती है, वो तक नहीं देते हैं। और बाद में अगर वो माइनर है बच्ची या उसको नहीं पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो बहुत सहना पड़ता है, उसको उम्र भर सहना पड़ता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी पर्सनल आइटम्स को प्रोक्योर नहीं करते, या बाकी लोग क्राइम सीन पे चले जाते हैं और उनको कंट्रोल नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें। और फिर मैंने वर्ल्ड ओवर कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसकी स्टडी की, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सब जगह होती हैं उस सब को कंपाइल करके एक ये बुक लिखी है, जो मुझे पता चल रहा है कि बाकी डीजीपीस को भी पसंद आ रही है और वो लिख रहे हैं कि हम हर थाने में पहुंचाना चाहते हैं ये किताब। एक बहुत छोटी सी बुक है और अगर हर पुलिस वाला वो बुक पढ़ ले तो मुझे लगता है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगा। क्योंकि जो आईओ होता है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वही एक केस को बनाता है या बिगाड़ता है। वो जो लिख देगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी बदल नहीं सकता। तो ये बहुत चैलेंजिंग है कि आईओज़ को हम ट्रेंड करें कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, और उनको जानकारी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। इसलिए मैंने वो बुक लिखी है। मुझे लगता है पुलिस वालों तक तो ये पुस्तक पहुंचनी ही चाहिए, लेकिन हमारे आम दर्शक अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से वो इस बुक तक उनकी पहुंच संभव हम है? इसको अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। इसका सारा कंटेंट वेबसाइट पे होगा, वो वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम का जैसा कि ये अंत का एक अंतिम सा सवाल, पिछले 10 सालों में आपने क्या बदलाव देखा है और अभी आगे क्या अपेक्षित है?
मैंने लड़कियों को बहुत कॉन्फिडेंट आते देखा, लड़कियों में बहुत बदलाव आया, डिजिटली बहुत एम्पावर हुई हैं लड़कियां। आज अगर इंटरनेट का बहुत बड़ा फ़ायदा देखा जाए तो फीमेल फोर्स ने बहुत लिया है, और ये हमने कोरोना के लॉकडाउन में भी देखा कि महिलाओं ने बहुत अच्छा काम कर पाई क्योंकि ऑनलाइन काम था। आज अगर बदलाव आने की बात है तो पुरुषों में लाने की ज़रूरत है, उनकी सोच में बदलने की। महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, बच्चियां बहुत तेज़ी से, लेकिन पुरुष कहीं पीछे छूट रहे हैं। उनका माइंडसेट, जैसे मैंने कहा कि महिला बाहर जा भी काम करके आती है और घर पे आती है तो वो उसका हस्बैंड वही एक्सपेक्ट करता है कि वाइफ चाय देगी या वाइफ खाना बनाएगी या वाइफ बच्चे देखेगी या एल्डरली लोगों का देखभाल करेगी, माँ बाप का। तो अब टाइम है कि उनका चेंज हो माइंड, वो सोचें कि मैं आज एक कप चाय बनाता हूँ, या इक्वल वो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले खाना बनाने की। अगर ये इस तरह से चलेंगे तो समाज में जल्दी बदलाव आएगा और जेंडर सेंसिटाइज सोसाइटी ज़रूर होनी चाहिए। जी रेखा जी, आपके शब्दों के माध्यम से जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खासकर महिलाएं, बात सुख की हो या समर्पण की, बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, वे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक परिवर्तन को महसूस करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू शिवम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और दर्शकों को से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, साथियों, हमारे देश में कहा जाता है नर करनी करे तो नारायण हो जाए, यानी नर को नारायण होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और हमारे ही देश में ये भी कहा जाता है नारी तू नारायणी। बस छोड़े चलता हूँ आपको इसी फलसफे के साथ। जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।